यस सर। ठीक है चलो। हाँ वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन से कर लिया था ना कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर वो है, वहां तक कर लिया था। अपना पी Yes, ब्लॉक ना। हाँ पी ब्लॉक ही चल रहा है, देखो उसी में कंटिन्यू करो। अच्छा बेंजीन में अगर तुम Cl2 डालते हो तो आप लोग को मालूम होगा ऐसे कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनते हैं अगर देखा जाए तो। 3। लेकिन यहीं पर याद रखना, अगर तुम बोराजीन पे डालोगे तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो इसमें ध्यान देना इसमें कौन कौन सा केस बनेगा। एक केस बनेगा ClCl का, एक कौन सा बनेगा बनेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। एक क्या बनेगा, बोरॉन बोरॉन हो गया एक, और एक कौन सा बनेगा, कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। क्लियर है तो इसका आंसर क्लियर है। इनफैक्ट ये ध्यान दे देना, ठीक है, बेंजीन में और बोराजीन में। सर हाँ रुको रुको पहले, अगर ए बी टाइप का कंपाउंड है तो 3 बनता है, यहाँ 6 बनता है। और अगर ए टाइप का कंपाउंड है तो यहाँ पर 3 बनेगा, यहाँ 4 बनेगा। हाँ बोलो। सर ये Cl2 यूवी रेस के प्रेजेंस में है। नहीं नॉर्मल को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराओ ना, कितने सब्स्टिट्यूशन है, ओके सर नो। UV रेस नहीं। ठीक है, और बोराजीन में लास्ट रिएक्शन B3N3H6। इसमें जब पानी डालोगे तो याद रखना क्या बनता है, H3BO3 बनेगा, अमोनिया बनेगा, H2 बनेगा। ठीक है, और बोराजीन बेंजीन जैसा ही in forming similar metal complexes। जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये याद आ रहा है हम लोग ने किया था। यश हैंड लोअर कर लो यश। ठीक है, एक मिनट
ठीक है, देखिए ये क्लियर है, ये सेम कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, आपने बोला था स्क्रीनशॉट लो। सर, आपने नेक्स्ट क्लास में बोराजिल और HCl की भी रिएक्शन दी बोरैक्स के, और HCl। हाँ ठीक है, देता हूँ। चल नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। एक मिनट, लास्ट पेज दिखाओ ना। ठीक है, देखो इसमें ध्यान देना, ठीक है। देखो HCl डालेंगे तो प्लस आएगा और Cl माइनस आएगा। सर ये ऑर्गेनिक वाला लॉजिक किया ना ये आपने? हाँ नहीं नहीं, इसमें सिंपल सेम काम करो ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है? नाइट्रोजन पर। अब बताया था ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन से नाइट्रोजन पे ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन पर देखो क्या लगा दिया मैंने, H+ लगा दिया और बोरॉन पे लगा दिया Cl। और इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो बोरॉन ट्राइक्लोरो बोराजोल बनेगा। ठीक है, तो इसको रिवर्स लॉजिक से नहीं कह सकते कि जब डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बोरॉन पर ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो फिर उस लॉजिक नहीं से नहीं मैंने, कह नहीं मैंने बताया ना अभी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के कैलकुलेशन से क्या समझ में आया। हाँ लास्ट सर ही आपने क्लास जो बताया ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर है। सर वो कंपाउंड का नाम क्या है जिससे बी ट्राइक्लोरोबोराजोल बन रहा है? ब्लू कलर में अपने बनाया ना। हाइड्रोक्लोराइड है, कोई नाम नहीं है स्पेसिफिक, दैट इज हाइड्रोक्लोराइड ऑफ ये। ओके सर। ठीक है, नाइट्रोजन पे H नहीं आएगा मतलब? रुको रुको, इसका नाम ही, इसका नाम है ठीक है, नाइट्रोजन पे क्लियर। हाइड्रोजन नहीं आएगा? किस पर? वो बी नहीं नहीं ट्राइक्लोरोबोराजोल। नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं आएगा। ओ सॉरी, इस पे, हाँ इस पर आएगा, सॉरी। ठीक है, यस। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। यस सर। सिमेट्रिकल क्लीवेज कैसे है? हाँ वही बता रहा हूँ, देखो अच्छा, इसमें सिमेट्रिकल क्लीवेज अगर करेंगे, ठीक है,
देखो सिमेट्रिकल क्लीवेज ऐसे होते हैं। B2H6 किसी बेसिस के साथ रिएक्शन करेगा, ये कोई बेस है, तो सिमेट्रिकल क्लीवेज ऐसे होता है। ये समझा? दिस इज सिमेट्रिकल क्लीवेज। ये दो तरीके से क्लीवेज करता है और ये अकर्स विथ सर एल मतलब लोन पेयर क्या? हाँ कोई लोन पेयर वाला कंपाउंड। क्लियर है? और होता है, एक होता है असिमेट्रिकल क्लीवेज। देखो असिमेट्रिकल क्लीवेज में ऐसे टूटता है। देखो ध्यान देना, ये जो ऐसे टूटेगा, ये दो तरीके से टूटता है बोरॉन। तो यहाँ पर दो लिगेंड ऐसे लग जाते हैं और यहाँ लग जाता है BH4-। ये पार्ट अलग हो जाता है, ये पार्ट। इसको याद रखिएगा। ये दो तरीके से टूटता है। क्वेश्चन कैसे आता है? असिमेट्रिकल क्लीवेज किसके साथ होता है? ये अकर होता है NH3 के साथ CH3। और हाँ बोलो। ऐसा क्यों टूटता है, मतलब आपने क्या बोला? हाँ उसका रीजन है यार, अगर बहुत ही बल्कि बेसेस रहेंगे तो एक ही बोरॉन पर दोनों बेस नहीं लग सकते ना। यस बल्कि बेसेस रहेंगे तो नहीं लग सकते, इसलिए स्मॉलर वाले असिमेट्रिकल क्लीवेज करते हैं। ठीक है? यहाँ पे तो स्मॉलर वाले हाँ स्मॉलर वाले असिमेट्रिकल व्हेन रिएक्शन अस, ये सिमेट्रिकल है, ये वाला क्लीवेज सिमेट्रिकल है, नीचे वाला असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिकल वाले में दो दो बेस एक ही बोरॉन पे लग चुके हैं। तो जब दो दो बेस एक ही बोरॉन पे लग जाएंगे तो उसको बोलेंगे असिमेट्रिकल क्लीवेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर जो असिमेट्रिकल वाले हैं उनकी साइज छोटी होंगी ना। हाँ वही लिख रहा हूँ। Reaction with strong at low temperature। ठीक है, जैसे B2H6 प्लस अमोनिया क्या होगा बताओ? कौन सा रिएक्शन करेगा ये, सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिक। ऐसे तो क्या होगा बताओ? सर यहाँ पर बन अनसिमेट्रिकल जाएगा, कैसे, नहीं समझा। अरे अनसिमेट्रिकल मतलब यहाँ से टूटता है। सर बट वो सिंपल ये, मालूम कैसे पड़ा अनसिमेट्रिकल होगा? अरे देखो ना पहला ही भी लिखाया हूँ, कौन किसके साथ करेगा, देखो ना लिखाया हूँ, अभी जस्ट लिखाया ना अनसिमेट्रिकल अमोनिया के साथ। अच्छा ओके सर। ठीक है, तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा BH4-। क्लियर है? और
इसके साथ कौन सा क्लीवेज होगा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब कैसे टूटेगा? ये दो ऐसे बन जाएंगे NMe3 वाले। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 होता है गैस फेज में। सो हाँ बोलो। ऐसा क्या एडवांटेज है इसमें, मतलब ये अनसिमेट्रिकल होने में कि ऐसा होता है, मतलब क्योंकि स्टेरिकली अनक्राउडेड में तो ऑप्शन होता है ना कि कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टेरिकली अनक्राउडेड है इसलिए। हाँ तो स्टेरिकली क्राउडेड होगा तो क्यों जाएगा वो एक ही बोरॉन पर अटैक ये करने? समझा मैं नहीं समझा स्टेरिकली क्राउडेड में क्यों जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो समझ गया, पर स्टेरिकली अनक्राउडेड में वो ऐसा अनसिमेट्रिकल क्यों हो रहा है वो नहीं समझा, मतलब कुछ तो एडवांटेज होगा ना मतलब ऐसा करने स्टेरिकली का। अनक्राउडेड में हाँ सर, अनक्राउडेड में कुछ तो एडवांटेज होगा ना सर, कि ऐसा अनसिमेट्रिकल क्यों हो रहा है मतलब। अगर एक्चुअली में B2H6 का यही बॉन्ड ज्यादा वीकर होता है ना। रुको रुको इसमें बोलना चाह रहा हूँ ना कि छोटे वाले बॉन्ड्स हैं वो तो सिमेट्रिकल में किए, और ये वाले ये अनसिमेट्रिकल में क्यों किए? हाँ सर, वो पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे समझ लो, इसका एडवांटेज तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्या इसका बोलेंगे रीजन? BH26 है, बताता हूँ। जो बड़े वाले हैं ना, सर मैं ये समझ गया कि बड़े वाले ऐसा अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं कर सकते, वो समझ गया था सामने पर। हाँ बड़े वाले जो हैं वो अनसिमेट्रिकल नहीं कर सकते। हाँ छोटे वाले तुम बोल रहे हो कि वो क्या कर लेते हैं? मैं बोला कि छोटे वाले अनसिमेट्रिकल क्यों करते हैं, मतलब कि वो भी सिमेट्रिकल की तरह करेंगे तो उनमें डिसएडवांटेज क्या होगा मेरा ऐसा। जैसे NH3 है ना, यस सर। कुछ ऐसा कुछ ये नहीं, इसका सभी से चमक नहीं मुझे रहा याद है। ही रखना पड़ेगा ना मतलब हाँ इसे। याद ही रख लो, अभी ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड का प्रिपरेशन देखो। ठीक है, Ca2 भी कॉलमनाइट भी बोलते हैं। हाँ माइंड से हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि NH3 का फिर अमीन इन्वर्जन होगा तो फिर वो अगर सिंगल देने वाला होगा तो बहुत कम एक्चुअली, अगर NMe3 रहा तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा। क्या अगर ज्यादा? अगर NH3 रहा सिंगल देने वाले मतलब सिमेट्रिकल वाले में अगर NH3 गया तो वो कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा ना, क्योंकि वो उसमें अमीन इन्वर्जन हो जाएगा। और अगर NMe3 रहा तो उसमें अमीन इन्वर्जन थोड़ा कम होगा क्योंकि वो एमी ग्रुप बल्कि है ना, इसके लिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन NH3 में ए ना। उसका क्वेश्चन है कि वो सिमेट्रिकल में क्यों कर रहा है, उसका कोई रीजन ये नहीं बोल सकते। चलो इसको याद रखना, ये रिएक्शन है CuSO3 + H3BO3। स्क्रीनशॉट ले लो सर या छोटे स्क्रीनशॉट। ग्रुप्स अनसिमेट्रिकल करते हैं ना? हाँ छोटे ग्रुप्स अनसिमेट्रिकल, बड़े ग्रुप्स जो लिखा दिया वो सिमेट्रिकल। ठीक है, ओके फिर सर। एक बार पेज दिखाना इसके पहले वाला, जल्दी देखो। इसके पहले वाला एक लास्ट डन से।
ये एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, याद रखना, दिस इज नॉट एन एल्हेनियस एसिड या प्रोटोनिक एसिड। ठीक है, इट डज नॉट डोनेट प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा देखो इसमें होता क्या है, H3BO3 में ऐसा लगता है कि ट्राई बेसिक होना चाहिए, बट इसमें जब पानी डालते हैं ना, तो ये जाता है। ठीक है, ये पहले ही अपना लोन पे लगता है कि ट्राई बेसिक होना चाहिए, बट ऐसा है नहीं, और फिर ये पानी जा करके इस एसिडिक एच को खींच लेता है। क्लियर है? अब इधर ध्यान देना, तो H3BO3 के बारे में कोई पूछेगा कि इज इट अ मोनोबेसिक एसिड, तो आंसर है दिस इज नॉट, सॉरी इट इज अ ट्राई बेसिक एसिड, आंसर इज दिस इज नॉट अ ट्राई बेसिक एसिड। रीजन मैकेनिज्म देखो, H प्लस दिया है बट अलग तरीके से दिया है, ये इसका ये वाला H नहीं है, ये येलो वाला H नहीं है जो आपको दिख रहा है अटैच टू ऑक्सीजन। क्यों? बिकॉज इसने पानी से लोन पेयर एक्सेप्ट किया है। ठीक है, अब ध्यान देना, H3OB3 वैसे तो वीक एसिड है, लेकिन इफ सर्टेन पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, जैसे कौन कौन, सिस डायोल, ग्लिसरॉल, कैचेकॉल, मैनिटॉल, ये सब अगर ऐड किया जाता है then it behaves as a strong acid. स्क्रीनशॉट लो। देखो इसका रीजन क्या है, रीजन है जैसे ही तुम सिस डायल ऐड करते हो ना, तो यही H3BO3 स्ट्रॉन्ग एसिड की बनना स्टार्ट कर देता है। इसका रीजन है यहां से H2O और यहां से H2O निकल जाता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? ये एक बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। तो अब देखो इसे हुआ क्या, बताओ इसे क्या हुआ। जैसे ही तुम सिस डायोल ऐड करोगे, सिस डायोल एक बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। किसके साथ बनाएगा ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स? वो BOH4 माइनस के साथ। लीच एटलस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या होगा? सर सिस डायल कौन सा है इसमें से? यही तो सिस डायल है।
सिस डायल का मतलब 2 अल्कोहल होने चाहिए, thus effectively removing it from solution. अरे H3BO3 जो है वो पानी में जाकर के H3O प्लस दिया था ना, मैकेनिज्म देखा था ना कैसे दिया है, लेकिन वो बहुत ही कम था। तो अगर आप ये सब कंपाउंड्स ऐड करते हो तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। और यही H3BO3 कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है? सबको क्लियर हुआ? बात क्या हुआ? कौन कौन सी चीज ऐड कर सकते हो? सिस डायोल ऐड कर सकते हो, कैचकॉल ऐड कर सकते हो, स्लाइसलिक एसिड ऐड कर सकते हो। सर अभी भी नहीं समझा, H3BO3 स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हो गया? अरे यार तुम लोग तो एक तो सिलेबस वीक, ये समझ में आया ये पार्ट? हाँ, इसमें सिस डायोल ऐड करेंगे तो सिस डायोल इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया, तो लीच एटलस प्रिंसिपल के हिसाब से ये रिएक्शन क्या हो गया? अरे लीच एटलस प्रिंसिपल लगाओ ना, BH4 माइनस क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। तो रिएक्शन क्या करेगा? और ज्यादा BH4 माइनस बनाना चाहेगा। इस प्रोसेस में सिस डायोल BH4 माइनस को कंज्यूम करते रहेगा, वो और BH4 माइनस बनाना चाहेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि नहीं? हाँ यस सर। तो H3O प्लस बढ़ेगा कि नहीं? हाँ बढ़ेगा। H3PO3 किसकी तरह काम करना स्टार्ट कर देगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। बस वो ज्यादा H3O प्लस दे रहा है सोल्यूशन में। क्लियर है? इनमें से कुछ भी डालो, सिस डायोल, ग्लिसरॉल, सब काम करेगा, क्योंकि सबके साथ ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स बनाता है। चलो स्क्रीनशॉट लो। सर और ये कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ रिएक्ट करता है? कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ नहीं, कॉम्प्लेक्स सिस डायोल के साथ रिएक्शन करता है। हाँ 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 तो ये सर कॉम्प्लेक्स नहीं, ये BH4 माइनस सिस डायोल के साथ रिएक्शन करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो लीच एटलस प्रिंसिपल से रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा ना। ठीक है, हाँ सर। सर आगे आप बढ़ो। सर आपने क्या बोला और रिपीट करो ना प्लीज। अरे H3BO3 पानी में जाकर के H3O प्लस देता है, ये रिएक्शन बहुत पीछे तक है अभी। अगर हम कुछ कंपाउंड सिस डायोल ऐड करेंगे तो ये BH4 माइनस के साथ क्या कर लेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो लीच एटलस प्रिंसिपल के हिसाब से जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्या करेगा? ये हटाते जाएगा BH4 माइनस को, है ना? तो और ज्यादा BH4 माइनस बनाएगा। लीच एटलस प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन कहाँ जाते रहेगा? फॉरवर्ड। समझा? और ये बिहेव करेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। अरे रिएक्शन आगे जाएगा तो क्या करेगा? वो H3O प्लस ही देगा ना। H3O प्लस देगा तो वही रिएक्शन H3BO3 स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, क्या क्या ऐड करने से जाता है? कैचकॉल ऐड करने से जाता है। ये कैचोकॉल के साथ कॉम्प्लेक्स है, स्लाइसलिक एसिड के साथ भी कॉम्प्लेक्स बनाता है। मेन काम है कोई ऐसा चीज ऐड करो जो कॉम्प्लेक्स बनाए।
मेन चीज है कोई ऐसा चीज ऐड करिए जो कॉम्प्लेक्स बनाए। इस लाइसिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, दिस इज लाइसिक एसिड। हाँ, इथेनॉल मत ऐड करना, इथेनॉल इज अ फेलियर। इथेनॉल मत ऐड करना, इथेनॉल से ऐड करोगे तो इट विल नॉट बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड इन सॉलिड फेज, याद रखना, इन द सॉलिड BOH3 units are hydrogen bonded, ये आपको याद रखना है, together into two sheets with almost hexagonal symmetry. H3BO3 का स्ट्रक्चर सॉलिड फेज में, अभी बताता हूं, दिखाता हूं कैसा हो रहा है। हीटिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, सभी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट वैसे। H3BO3 को पहले 375 केल्विन पर गर्म करोगे ना तो बनता है HbO2, दिस इज मेटाबोरिक एसिड। और ज्यादा गर्म करोगे 435 केल्विन पर तो बनता है H2B4O7, दिस इज टेट्राबोरिक। इसको और ज्यादा गर्म करोगे रेड हीट तो ये बन जाएगा B2O3, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन, H3BO3 में जब इथेनॉल डालते हैं तो BOET होल थ्राइस प्लस H2O बनता है और ये गैस होता है विच बर्न्स विद अ ग्रीन फ्लेम। ये टेस्ट है, क्वालिटेटिव टेस्ट है। क्लियर है ना। रेड हीट क्या है? रेड हीट मतलब उसको सीधा इतना गर्म कर दो कि लाल दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग जान लिया, इसके बारे में नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। सॉलिड स्टेट में ऐसा होता है ऑर्थोबोरिक एसिड। देखो ऐसा होता है, ऐसे चलते रहता है स्ट्रक्चर। दिख रहा है, समझ में आया कैसे। ऐसे क्लियर है। इसको थोड़ा ऐसे बना दो, रुको।
ठीक है, ऐसे चलते रहेगा। दिस इज सॉलिड स्टेट में हर एक बोरॉन एटम कितने से बॉन्डेड है? और ईच ऑक्सीजन एटम क्लियर है? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, बताना भूल गया था। BCl3 को जब NH4Cl से रिएक्शन करते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो B3N3H3Cl3 बनता है। और इसमें जब NaBH4 डालते हैं तो बोराजीन बनता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, तो क्लियर है ऑर्थोबोरिक एसिड के बारे में क्या क्या खास बातें आपको पढ़ाई करनी है? आपको याद रखना है उसका हीटिंग इफेक्ट, उसका सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, हेक्सागोनल सिमेट्री है, उसके रिएक्शंस। इट इज नॉट अ प्रोटोनिक एसिड, एक मोनोबेसिक एसिड है। वो वैसे तो वीक एसिड है, लेकिन कुछ कुछ कंपाउंड्स ऐड करने से वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बोरॉन नाइट्राइड पर आओ। बोरॉन नाइट्राइड को क्या बोलते हैं? दिस इज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं इसको। अच्छा, इसमें क्या है प्रिपरेशन? ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, एकदम ग्राफाइट की तरह है इसका स्ट्रक्चर। ग्राफाइट का थोड़ा आप लोग स्ट्रक्चर हम लोग करेंगे, ग्राफाइट की तरह है स्ट्रक्चर। हाँ, पॉलीमेरिक, यस, सर ये किसका स्ट्रक्चर है? इनऑर्गेनिक ग्राफाइट। चलते रहता है ऐसे। ठीक है, इसमें भी ग्राफाइट जैसी लेयर्स होते हैं, इसके बारे में देखो ध्यान से बात। इट कंसिस्ट ऑफ, बोरॉन नाइट्राइड कंसिस्ट ऑफ प्लेनर शीट। ये भी एक स्लिपरी मटेरियल है। ग्राफाइट भी याद है स्लिपरी मटेरियल होता था। ये भी लुब्रिकेंट है। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखना, अनलाइक ग्राफाइट, ग्राफाइट ब्लैक होता है, ये कलरलेस होता है। और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है, जबकि ग्राफाइट क्या था? ग्राफाइट थोड़ा सा तो आइडिया होगा, गुड कंडक्टर होता है। यस सर। ये स्टेबल होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसको भी रिफ्रैक्टरी मटेरियल की तरह यूज किया जा सकता है। अलग बात है, रिफ्रैक्टरी के लिए ज्यादा अच्छा तो MgO और BeO है। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल क्या होता तुम लोग नोट्स देखो, पहले नोट्स देखो।
रिफ्रैक्टरी मटेरियल कहाँ बताए थे बताओ? सर फर्नेस, कहाँ बताए थे उसको? ब्लास्ट फर्नेस में, याद है? ब्लास्ट फर्नेस के सर लाइनिंग में जो, फर्नेस की लाइन। हाँ वो जो वॉल्स यूज होते हैं, ध्यान देखिए उस सबको। देखो यार, इनऑर्गेनिक याद ही रखना पड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं है, ठीक है ना? वो याद रखना है आपको, आप डेली देखिए और याद रखिए। मैं तो जितना लिखा दूंगा उसका मैं बोलता हूँ तुम 60% याद कर लो, उसमें भी काम हो जाएगा, इतना नहीं कर पाओ तो। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, अभी हम लोग जब ग्रुप 14 में जाएंगे तो मैं तुम लोग को ग्राफाइट का स्ट्रक्चर तो दिखाऊंगा। एक अंतर है, वहां भी लेयर्स होते हैं, याद है कौन से लेयर होते हैं? वैन डर वाल्स। ग्राफाइट का किसी को याद है? वो भी याद नहीं है आप लोगों को? थोड़ा सा भी याद आइडिया नहीं है क्या? है ना, ग्राफाइट में थोड़ा वैन डर वाल्स लेयर होते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स ही होते हैं ऊपर नीचे। यस। लेकिन यहाँ पर एक अंतर है, यहाँ पर हर n के ऊपर, एक रिंग में n के ऊपर B दिखता है। इसका रीजन यार, इनऑर्गेनिक ग्राफाइट में बोरॉन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। और n के पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो हो सकता है पोलैरिटी को रखने के लिए, देखो ना, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो इसका थोड़ा सा अजीब सा स्ट्रक्चर है। हर एक बोरॉन के ऊपर एक हेक्सागन रिंग है, ऐसे एक समझो कि एक हेक्सागन रिंग ऐसे बना हुआ है। बट अगर यहाँ बोरॉन है तो उसके जस्ट नीचे वाले रिंग में क्या है? नाइट्रोजन। क्लियर है? इन्फिनाइट चलते रहता है ये। और दो लेयर्स के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? हाँ बोलो। नहीं सर। ठीक है, और इसका रीजन क्या होगा कि इसमें नेगेटिव है, जरूर यहाँ अट्रैक्शन होगा। प्लस है, प्लस है, और लेयर बाय लेयर चलते रहते हैं, ऐसे लेयर चलते रह रहे हैं। ये लेयर बाय लेयर चलते रहता है, ठीक है। और अगर किसी को देखना हो ये बात तो मैं इसको दिखा देता हूँ। देखो मैंने ग्रुप में भेज दिया है, देखो मिला? सबको मिला ग्रुप में? मिल गया। सर मिला। वैसा है। खैर, आपको उसमें अब ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं पूछेगा, मैंने आप लोग को बता दिया कि आप पूछने वाले हैं। आपसे ये पूछेगा कि क्या क्या डिफरेंट है, वो सब याद रख लेना है। इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? ग्राफाइट थोड़ा सा स्टैक्ड लेयर नहीं है, ये स्टैगर्ड है, बताऊंगा जब ग्राफाइट में जाऊंगा तो। हेक्सागन्स एक कार्बन के नीचे दूसरा कार्बन नहीं मिलेगा तुमको, यहाँ पर एक बोरॉन के नीचे दूसरा ये है, ठीक है। बाकी एरोमेटिक तो ये भी है, लेकिन ये लुब्रिकेंट भी नहीं है, सॉरी ये इंसुलेटर है। लुब्रिकेंट तो है बट इंसुलेटर है, जबकि ग्राफाइट क्या था? कंडक्टर है, ठीक है। तो हाँ बोलो। आपने बोला था कि मतलब मैं जितना करा रहा हूँ उसका 60% कर लोगे तो भी चल जाएगा। हम लोग को कैसे पता चलेगा कौन सा 60% इम्पोर्टेंट है? नहीं, तुम अपना पूरा एफर्ट डालो, मैं बोल रहा हूँ तुम जितना याद रखो, तुम तो पूरा ही करो। 60% मतलब तुम पूरा एफर्ट डालो, उस एफर्ट में भी जितना तुम भूले तुम पूरा एफर्ट डालोगे
तो उस लेवल पर भी तुम अगर कम से कम कुछ भूले कुछ नहीं किए तो भी काम हो जाएगा अच्छे से, ये बोलना चाह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, समझा। आप ऐसे बोल रहे हो ठीक है, कि हाँ ट्राई पूरा करना है, फिर जितना याद है हाँ, आज। उतना करो, तुम्हारे इतने हिसाब से अपना पूरा कोशिश लगाओ। तुमको ये नहीं देखना है कि अरे कुछ भूल रहे हैं, तुम कोशिश लगाओगे तो तुम, ऑब्वियसली बात है, तो ऑटोमेटिकली कुछ अगर भूलते भी हो तो मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि फिर भी काम हो जाएगा, बिकॉज कुछ टफी चीजें भूलोगे, काम हो जाएगा तुम्हारा। ये भी प्रिपरेशन है बोरॉन नाइट्राइड का। देखो जैसे एक चीज जरूर है, एनसीईआरटी में अगर दिया हुआ है तो एनसीईआरटी तो करा ही रहा हूं, एनसीईआरटी से समझो 2-3 कदम आप एक्स्ट्रा जा ही रहे हो हमेशा। जैसे अब एनसीईआरटी में इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के बारे में ये नहीं दिया, क्या कौन सा पार्ट, इसके प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं दिए, मैंने लिखा दिया फिर भी, तो वही भी बोल रहा हूँ। बाकी तुम आराम से तुम जितना कर पाओ बेस्ट, मतलब इससे ऊपर नहीं पूछेगा, इतना गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन यस, रैंक के लिए, अच्छा कंपटीशन के लिए जितना कर पाओ उतना अच्छा है। क्लियर है? यहां तक इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी खत्म होता है। बोलो अब कुछ डाउट? सर हाँ बोलो। हम डायरेक्ट एनसीईआरटी भी कर ले तो ये करने की जरूरत है, मतलब आप एनसीईआरटी से ही लिख रहे हो ना ये सब? हाँ एनसीईआरटी तो है ही, एक्स्ट्रा यहाँ है, ये कर लोगे नोट्स तो एनसीईआरटी तो कवर्ड हो ही जाएगा, एक्स्ट्रा बातें नहीं जान पाओगे वो बात है, लेकिन एनसीईआरटी तो कवर्ड हो ही जाएगा। मैं एनसीईआरटी तो छाप ही रहा हूँ। सर तो मतलब आपके नोट्स कर लेना फिर। हाँ हाँ, वो बोल रहा हूँ, मेरे नोट्स में तो एनसीईआरटी मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा बातें मिलेंगी जो वहां नहीं मिलेगा। ओके ओके सर। ठीक है, एक्स्ट्रा बातें नहीं मिलेंगी, एक्स्ट्रा बातें एनसीईआरटी में नहीं है। देखो 99% जो है ना वो एनसीईआरटी से ही लिफ्टेड होगा, ये तो अभी तक जो ट्रेंड आ रहा है वो 99%। अब 1% जो है ना, वो कोई भगवान तो है नहीं जो बोल देगा कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, और वही 1% में ही थोड़ा सा हो सकता है कि रैंक ऊपर नीचे हो। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस लेवल पर उतरना चाहते हो। मेरा काम है कंटेंट दे देना, जितना भी याद रखना ही है यार, सॉरी टू से, बट इस पार्ट पर इनऑर्गेनिक में ज्यादा लॉजिकल पार्ट होगा, बट कुछ ज्यादा ही है, तुमको याद तो रखना ही है, उसमें कुछ ये नहीं, यू हैव टू रिमेम्बर थिंग्स। लेकिन स्कोरिंग है, तो अब तुम ये देख लो कि तुम अगर पूरा कर सको तो बहुत अच्छी बात, वो तो डेफिनेटली दी बेस्ट होगा पूरे नोट्स अगर देख पाओ तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब बोरैक्स पर आओ। सॉरी सर, एक सेकंड के लिए प्रीवियस पेज जा सके तो स्क्रीनशॉट लेना रह गया। सर हो गया। ठीक है, Na2B4O7.H2O या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं। इसमें याद रखना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऐसा होता है ये बोरैक्स का। फिर से स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन। इस बोरॉन पर आएगा नेगेटिव चार्जेस, याद रखिएगा, 4 बॉन्ड लगे हुए हैं ना, इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp3। अब बोरैक्स के स्ट्रक्चर रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन प्लेनर तो है ही,
दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है, कौन कौन से स्ट्रक्चर में दिख रहा है, कौन कौन से? तीसरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 10 मत बोलना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8 है। कितने बीओबी बॉन्ड्स हैं बताओ? स्ट्रक्चर में पूछेगा एंटीयर टाइप में, 5 आ रहे हैं, चेक करो। यस सर। कितने 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं? शो हाँ, कितने 6 मेंबर्ड रिंग्स हैं बताओ? 2 आ रहे हैं, देखो ना ये रिंग, 1 2 3 4 5 6, तो 2 आ रहे हैं। नंबर ऑफ बीओएच बॉन्ड्स कितने आएंगे बताओ? यही सब पूछता, और क्या क्वेश्चन पूछेगा? यही सब जितना पूछ सकता है अब लिखा दिया। नंबर ऑफ बीबी बॉन्ड्स 0 0। क्लियर है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8 10 नहीं है, 8 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्क्रीनशॉट लो। सही, वो पैकेजिंग देख के बोला ना आपने कि मेरा 10 नहीं हो सकता, 8 ही होगा। हाँ, एक्चुअल स्ट्रक्चर देख करके, तो एक्चुअल पार्ट है ना, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो वो Na2B4O7.10 शो, ये क्या है मतलब? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पूरे चीज को मिला करके, ओके समझ, ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है पूरा मॉलिक्यूल का फॉर्मूला, वो कैसे अरेंजमेंट है वो तो अलग चीज हो सकता है ना। हाँ यस। ठीक है, चलो ठीक है। इसका भी प्रिपरेशन है, Ca2B6O11 लो, सोडियम कार्बोनेट के साथ एक्वस बॉईल करो। तो सबसे पहले तो CaCO3 बनता है प्लस NaBO2 बनता है और Na2B4O7 बनता है। इसको क्या करते हैं? क्रिस्टलाइज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन एक टेक्निक होता है, इस क्रिस्टलाइजेशन से आपको Na2B4O7 अलग मिल जाता है। ठीक है, यही बोरैक्स से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, और NaBO2 अलग हो जाता है। इस NaBO2 में वापस जब CO2 पास करते हैं तो Na2B4O7 प्लस Na2CO3 ही मिल जाता है। ये प्रिपरेशन है, इंपॉर्टेंट है। इस ओड का नाम कॉल्मेनाइट। ये बेसिकली ऐसा भी लिख सकते हो, 2CaO.3B2O3। ठीक है, क्लियर है? और दूसरा प्रिपरेशन है, ऑर्थोबोरिक एसिड में Na2CO3 ले लो। ठीक है, बोरैक्स के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? ये एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, ये सॉल्युबल है हॉट वाटर में, इनसॉल्युबल है कोल्ड वाटर, या स्पेरिंगली सॉल्युबल। ठीक है, दूसरा एक्वस सोल्यूशन जो है बोरैक्स का, इसे देखो पूछता है, इसको बताता हूँ। बोरैक्स का एक्वस सोल्यूशन जो है ना वो एल्कलाइन है।
मतलब तुम अगर बोरैक्स को पानी में डालोगे तो ये बन जाता है NaOH प्लस H3BO3। तो एक्वस सोल्यूशन एल्कानाइन है, याद रखना ये सब पॉइंट्स, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर। देखो इसमें है क्या, तो मैकेनिज्म वाइज अगर देखोगे ना तो पानी का हाइड्रोलिसिस करो तो आ जाएगा आंसर। बोरैक्स यही है ना, बोरैक्स यही है। तुम क्या करो, पानी का जब ऐड करते हो तो पानी को मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, इसको H+OH- की तरह ट्रीट करो और यहाँ पर जितने BOB बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करो, हर एक BOB बॉन्ड्स को ब्रेक करो। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो यहाँ लगाते रहो H, बोरॉन पे लगाते रहो OH। तो फाइनली जब करोगे ना ये काम तो तुमको मिलेगा 2H3BO3 प्लस NaBH4O-। करके देखना, यही आएगा। सर नीचे वाले बीओबी बॉन्ड्स भी टूटेंगे ना? हाँ हाँ, सबको सबको तोड़, जितने BOB बॉन्ड है सबको तोड़, मैकेनिज्म से ही आया है। अच्छा, और एक और ऐसे देख लो, बेसिकली NaOH और H3BO3 को कैसे लिख सकते, NaOH प्लस H3BO3 क्या होगा यार, खुद सोचो। H3BO3 के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है ना, तो OH माइनस चला गया होगा उसके वेकेंट ऑर्बिटल में, तो यही ना बनेगा NaBOH4-। बोरॉन पेंटावेलेंट क्या है, मैंने बॉन्ड ब्रेक कर दिया ना, ब्रेक करने के बाद OH लगा रहा हूँ ना नीचे, बोला ना ब्रेक कर दो बॉन्ड और OH लगाओ, H और OH। तो कॉर्नर वाला अगर बोरॉन के सारे बॉन्ड्स तोड़ते तो सिर्फ BOH ही बचेगा ना। अरे यार OH भी तो लगाते जाओगे, हाँ ओके। OH नहीं लगाओगे क्या। NaOH प्लस H3BO3 अगर देखा जाए तो बेसिकली ऐसे समझो ना, OH माइनस ये H3 NaBH4- ही तो है, तो बेसिकली NaBH4O- जो है ये एक्चुअली में है क्या, ये सब समझने का तरीका होता है। ये NaOH और H3BO3 तो है, मतलब ये बेसिकली 2 मोल है तो ये 2 और 2 है। सो एंड बोरैक्स को जब पानी में डालते हैं तो अभी मैंने क्या बताया, बोरैक्स को देखो रिएक्शन जब पानी में डालोगे तो मैंने क्या बताया, तुमको 2 मोल H3BO3 मिलेगा और 2 मोल NaBH4- मिलेगा, लेकिन 2 मोल NaBH4- इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 2 मोल NaOH और 2 मोल H3BO3। तो आंसर क्या हो जाएगा इफेक्टिवली, बताओ क्या बनेगा, सो 4 मोल H3BO3 बनेगा और 2 मोल NaOH बन जाएगा। हाँ बोलो। बेसिकली आपने जो डायग्राम बनाया, सबसे पहले तो OH वाला ब्रेक कर दिया, BO वाला बॉन्ड ब्रेक कर दिया और फिर आपने OH ऐड किया ना, मतलब वो हाँ डायरेक्टली वही आपने तो, निकाल दिया खाली आपकी हाँ तरह वही से। तो बोला, ब्रेक करो और ऐड करो, सर सर ब्रेक सर और हाँ बोलो, कंफ्यूजन हो रहा है। क्या बताओ किस चीज में। सर आप एक बार थोड़ा समराइज कर सकते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ Na2B4O7 में जब पानी डालते हैं तो NaOH और H3BO3 बनता है, या तो देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसको आप याद भी कर लोगे तो भी कुछ नहीं, जैसे मैकेनिज्म जान के भी कुछ होगा नहीं, रीजन बीइंग कि थोड़ा कनेक्टिविटी बैठ जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक में पूछता तो फैक्चुअल है कि एक्वस सोल्यूशन क्या है, तो एक्वस सोल्यूशन इज अल्कलाइन। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ फिर भी अगर कनेक्टिविटी चाहिए तो आप इस पानी डाले हो तो आप हर एक बोरॉन के BOB बॉन्ड्स को ब्रेक करो,
और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो वहां लगाओ H, दूसरे जगह लगाओ OH। यही काम आप करते जाओ तो आपको मिल जाएगा H3BO3 और NaBH4- करके देखो वही आ जाएगा, सर तुम लगाते जाओ वही आ जाएगा। हाँ बोलो। मतलब मैकेनिज्म इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना? नहीं वही तो बोल रहा हूँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म। होता क्या है, थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपको, थोड़ा सा आपको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। बट इनऑर्गेनिक के साथ प्रॉब्लम ये है कि मैकेनिज्म हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, आपको इसी के लिए लगाना है, वो भी देख करके, वो भी आपको देख करके, तो इसीलिए याद कर लो। मतलब Yes. मैकेनिज्म भी तो बेस्ट वही होता ना कि भाई हर जगह लगा दें, क्या सर? नहीं वो भी नहीं कर। ऑर्गेनिक में कम से कम इतना तो है यार कि एल्डिहाइड कीटोन से तो एक ही मैकेनिज्म लग रहा है, एल्कीन का चैप्टर एक ही लग रहा है। यहाँ वो बात भी नहीं है, यहाँ रिएक्शंस में मैकेनिज्म्स हैं। बट मैं अपने एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो जहीं जहीं आप कर लीजिए, जहां जहां आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट लगे, थोड़ा कनेक्टिविटी के लिए। बट रियलिटी में फ्रैंकली आपको करके वो याद ही रखना है, आपको याद ही रखना है, क्योंकि आपको कुछ अलग से आप लगा नहीं सकते ना। दैट मैकेनिज्म इज ऑफ नो यूज। कहीं और जाओगे वहां पर फेल कर जाएगा, बोलोगे अरे सर यहाँ साइज ज्यादा फैक्टर कर गया, यहाँ ये फैक्टर कर गया, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। खैर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, इसको जब पानी करोगे तो यही बनेगा। और NaBH4- एक्चुअली में है क्या यार? NaBH4- इज इक्विवेलेंट टू NaOH और H3BO3। कैसे? अरे यार OH- को जब डालोगे H3BO3 में तो क्या हुआ होगा? वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिया होगा ना, तो BOH4- ही तो बना होगा। तो मैं NaBH4- को तोड़ करके लिख दिया NaOH और H3BO3, और यहाँ 2 मोल बन रहे हैं। तो 2 मोल बनने का मतलब है 2 मोल NaOH और 2 मोल H3BO3 है, तो 4 मोल आ गया बैलेंस इक्वेशन में। इसे देखो, बैलेंस इक्वेशन जो है, बैलेंस इक्वेशन में देखो मैंने क्या, अगर बैलेंस करोगे ना तो 4 मोल H3BO3 आएगा और 2 मोल NaOH आएगा। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? यस सर। इसमें एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट, मतलब दोनों बनता है। कौन कौन बनता है? H3BO3 भी बनता है और NaBH4- भी बनता है। अब आप लोग को अगर याद हो तो ये है वीक एसिड और यही है इसका सॉल्ट। तो इसका मतलब बोरैक्स एक्ट्स एज बफर। ये सब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा ही दिया, याद भी कर लोगे ना तो भी मार्क्स आ जाएंगे। याद भी कर लो, थोड़ा बहुत कनेक्टिविटी रखो, ऐसा होता है थोड़ा प्रेडिक्शन करिए, याद तो रखना ही है। जैसे बोरैक्स के बारे में स्ट्रक्चर, इसका एक्वस सॉल्यूशन अल्कलाइन, इसके हाइड्रोलिसिस पर H3BO3 और NaBH4- बन रहा है। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही बफर की तरह एक्ट करते हैं, बिकॉज एक वीक एसिड है और आयनिक में जानती होगे सॉल्ट है। अच्छा, दूसरा, बोरैक्स को प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह भी यूज किया जाता है इन टाइट्रेशंस। ठीक है, 1 मोल ऑफ बोरैक्स रिएक्ट करता है 2 मोल एसिड के साथ। ऐसा क्यों यार? बोरैक्स को पानी में डाले तो कितना मोल बना NaOH का? देखो तो 2 मोल बना। टाइट्रेशन आता है ना, टाइट्रेशन में क्या करते हैं? एसिड लेते हैं, ऊपर से बोरैक्स लाते हैं, तो कितने मोल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ये?
बोरैक्स को जब पानी में डालोगे तो HCl कितना मोल बना था? ठीक है, Na2B4O7 पानी में डाले थे तो 2 मोल NaOH बना था, तो 2 मोल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। और फाइनली एक याद रखना, टाइट्रेशन करते समय अगर आप एसिड का कर रहे हो बोरैक्स के साथ और बोरैक्स भी बेसिक सॉल्यूशन है, तो मिथाइल ऑरेंज को इंडिकेटर की तरह यूज किया जा सकता है। सो हाँ बोलो। सो बोरैक्स को वो प्राइमरी स्टैंडर्ड इन टाइट्रेशन यूज करते हैं एसिड के अगेंस्ट। हाँ, उसको यूज किया सकता है। ठीक है, इतने सारे फैक्चुअल पॉइंट्स। तो फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ बोरैक्स के बारे में। एक्व सॉल्यूशन अल्कलाइन होता है, बफर भी है, इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जा सकता है। इसका 1 मोल 2 मोल एसिड के साथ रिएक्शन करता है। इसके पूरे स्ट्रक्चर में sp2 है, sp3 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 8 है। प्रिपेयर करने के तरीके आपको याद ही रखने हैं। टाइट्रेशन में मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर की तरह यूज किया जा सकता है। प्राइमरी स्टैंडर्ड मतलब प्राइमरी स्टैंडर्ड जब टाइट्रेशन करते हो लैब में, तो आप किसी एक एसिड को रखते हो जिसको टाइट्रेट करना है, और किसी एक बेस जिसका कि आपको कॉन्सेंट्रेशन मालूम है उसको रखना है ना। तो जिस बेस का आप यूज करते हो टाइट्रेशन करने के लिए, दैट पर्टिकुलर बेस जिसका कि कॉन्सेंट्रेशन इज नोन इन द लैब, दैट इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, प्राइमरी सॉल्यूशन। ठीक है, आप तो टाइट्रेशन करोगे तो आप कोई बेस यूज करोगे ना, उस बेस का आपको मालूम होना चाहिए ना क्या उसका कॉन्सेंट्रेशन, तभी तो टाइट्रेट करोगे जो अननोन चीज है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ रहा हूं। चलिए बोरैक्स बीड टेस्ट पूरा रट्टा है, याद रखना है। ठीक है, बोरैक्स बीड टेस्ट में क्या है, बोरैक्स को पहले गर्म किया जाता है। गर्म करने से सबसे पहले तो ये थोड़ा सा फूलता है, मतलब इट स्वेल्स अप। स्वेल क्यों करता है? ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ स्टीम। उसके बाद इसी बोरैक्स को और फर्दर हीट किया जाता है, तो ये बनाता है NaBO2 प्लस B2O3। इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। सबके स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं। और ये दोनों मिल करके एक ग्लासी ट्रांसपेरेंट बीड बनाता है। बीड समझते हो, गोल गोल जो बीड बोलते हैं, यस सर। एकदम सॉलिड। और ये जो है, ये डिफरेंट मेटल अनायंस के साथ, मेटल कटायंस के साथ, जैसे CuO के साथ रिएक्शन करोगे तो बीट का अपना कोई कलर होता है, और आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको उस कलर को याद रखना है। जैसे ये डार्क ब्लू होता है बीट का कलर, इससे पता चल जाता है कि कॉपर ही है। Fe का बीट का कलर ग्रीन होता है, याद रखना है। क्रोमियम का भी ग्रीन होता है, कोबाल्ट का भी ब्लू होता है, टाइटेनियम का येलो होता है, निकेल का ब्राउन होता है। मतलब दिस इज द कलर्ड मोटा। और ये जो कलर्ड मेटाबोरेट्स हैं, दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई किसको, मेटालिक आयन।
क्लियर? पूरा रट्टा याद रखना है, ठीक है ना आपको पूरा का पूरा। तो हम लोग कौन कौन से कंपाउंड्स कर लिए पूरा का, स्क्रीनशॉट लो, तो ले लिया। ठीक है। इसके बारे में बोरैक्स के यूजेस लिख देता हूं मैं, क्योंकि बोरैक्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसके यूजेस लिख दे रहा हूं। एंटीसेप्टिक, बोरैक्स बीड टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, कौन सा मेटल आयन है। प्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिकल ग्लास, प्योरिफिकेशन ऑफ गोल्ड पूरा मेमोराइज, वेल्डिंग, softening of water, ठीक है। अच्छा, तो बोरॉन के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, सभी इंपॉर्टेंट है। डाइबोरेन पूरा स्ट्रक्चर, रिएक्शंस, H3BO3 क्या क्या इसके बारे में पढ़ाई की है। मोनोबेसिक एसिड है, आर्हेनियस एसिड नहीं है, कुछ कुछ कंपाउंड्स डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा। हीटिंग इफेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा ऑर्थोबोरिक एसिड, सॉलिड स्टेट में इसका स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डेड है। उसके बाद बोरॉन नाइट्राइड, ये भी लुब्रिकेंट है, सिप्री मटेरियल है लेकिन इंसुलेटर है, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ग्रेफाइट जैसा है, प्रिपरेशन आपको जानना ही है, ठीक है। इनऑर्गेनिक बेंजीन के बारे में बात की है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स कितने बनते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्रिपरेशन अगर देखने लेना पूरा किस टेम्परेचर पे किए थे तो बोराजोल बना था, 2:1 का टेम्परेचर रेशियो था शायद इनऑर्गेनिक बेंजीन। और भी मैंने बहुत सा एरोमेटिक होता है, लिक्विड होता है, कलरलेस, सब कुछ लिखा दिया था प्रॉपर्टीज बोराजोल का, याद रखना है। और फाइनली बोरैक्स के बारे में स्ट्रक्चर तो मालूम ही होना चाहिए। एक्वस सॉल्यूशन एल्कलाइन होता है, बफर की तरह यूज किया जा सकता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जा सकता है। इसका 1 मोल 2 मोल एसिड के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोलिसिस करने से BOH4- भी बनता है और वो H3BO3 भी बनता है। मिथाइल ऑरेंज टाइट्रेशन में इंडिकेटर की तरह यूज करता है। जितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं लिखा दिया हूं, जितने सारे बन भी सकते हैं, अब बाकी आपको याद रखना है, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया था ना स्क्रीनशॉट? एल्यूमिनियम पर आते हैं, इसके ओड्स कौन कौन से हैं, इसके बारे में ज्यादा तो मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, तो जल्दी हो जाएगा। क्रायोलाइट इसका एक और, इसका क्रायोलाइट का नाम क्या होता है। प्रॉपर्टीज क्या क्या है एल्यूमिनियम के, सिल्वरी मेटल है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अच्छा, एयर के साथ एल्यूमिनियम पे ड्राई एयर का तो कोई फर्क होता भी नहीं है। अगर मॉइस्ट एयर हो, मतलब थोड़ा सा पानी भी हो, तब तो थिन लेयर बना लेता है ऑक्साइड का। हम लोग बहुत सारी बातें एल्यूमिनियम के बारे में कर चुके हैं पहले से। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है तो NaOH के साथ क्या देता है मालूम है ना, हाइड्रोजन गैस। और ये डाइल्यूट HCl के साथ क्या देगा, एम्फोटेरिक है तो इसके साथ भी हाइड्रोजन गैस। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लो।
एल्यूमिनियम जो है कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, याद है क्या बताया था? रेंडर्ड पैसिव, रेंडर्ड पैसिव। इसका कारण, अरे बनता है ना, क्या बोलते हैं वो, थिन प्रोटेक्टिव लेयर। एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाता है, पानी के साथ क्या देता है? AlOH थ्राइस प्लस अमोनिया। क्लियर है? थर्माइट रिएक्शन याद आ रहा है सबको? थर्माइट रिएक्शन, यस। Al खींच लेता है, जैसे मैंगनीज का ऑक्साइड है तो Al2O3 प्लस Mn बना देगा। Fe2O3 है, Cr2O3 है तो खींच लेगा, बहुत हाई एफिनिटी है। ठीक है, अब आते हैं कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम पर। इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले AlCl3 के बारे में बात करते हैं। AlCl3 वेरी हाई टेम्परेचर्स ऑफ 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये किसकी तरह काम करता है? मोनोमेरिक। लेकिन मैंने बताया था डाइमर भी बन जाता है किस टेम्परेचर पे? 350 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैज डाइमेरिक फॉर्मूला Al2Cl6 का। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, नहीं ले रहे हो? Al2Cl6 ऐसा होता है। यहाँ भी बॉन्ड एंगल नोट कर ही लो, 118 का है, ये 75 का है। बॉन्ड लेंथ मैंने पहले, डेटा नहीं याद रखना है, ब्रिज बॉन्ड्स लॉन्गर होते हैं। ठीक है, अच्छा, डाइमेरिक फॉर्मूला पानी में जाते ही क्या होता है? पानी में जाते ही याद है ना, टूट जाता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये? बट डाइमेरिक फॉर्म इज रिटेन्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ऑब्वियस बात है, पानी में जाएगा तब न टूटा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डालोगे तो डाइमेरिक फॉर्म रहेगा, नहीं टूटेगा। और भी हम, अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, AlCl3 सॉलिड स्टेट में ये भी पॉलीमेरिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा पॉलीमेरिक बनाता है। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा ना AlCl3 का सॉलिड स्टेट में, तो आंसर sp3d2 होगा। और डाइमर फॉर्म में देख ही रहे हो, डाइमर फॉर्म में कितना है? sp3। स्क्रीनशॉट लो। इसके पहले वाले पेजेस तो एक एक सेकंड के लिए दिखा सकते हो 15 के बाद? भेज देता हूँ ना मैं। ओके सर, फाइन। भेज दिया। ठीक है, ये ले लिया स्क्रीनशॉट। हाँ सर। अच्छा, Al2Cl6 को ये भी जानते ही थे, पानी में डालोगे तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? टूट जाएगा ना। इसीलिए एक्वस फॉर्म क्या है? आयनिक है। ठीक है, अच्छा, एनहाइड्रस फॉर्म जो है ये ज्यादा सॉल्युबल होगा किसमें? नॉन पोलर में। क्यों? अरे एक्वस फॉर्म तो आयनिक है ना।
नॉन पोलर में ज्यादा सॉल्युबल होगा। अच्छा, AlH2O6+3 एक एसिड भी है, ये हुआ है तुम लोग का, ये आयनिक में थोड़ा जानते हो, ये पानी के साथ जा करके ये भी ब्रोंसेड एसिड है, ये ऐसा बनता है। प्लस H3O+। सिमिलरली FeH2, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बुकलेट में चैप्टर भी है, सॉरी बुकलेट में क्वेश्चन है, पता नहीं तुम लोग ये जानते हो कि नहीं, ये टूटता है। सर ये आयोनिक है, ये पता है सर, वो टूटता नहीं। नहीं, कैसे ये टूटा, है रिएक्शन पानी में जाकर के एसिड बनाता है ये। ओके सर। एल्यूमिनियम जो है इसका पानी के साथ H2O6+3 है ना। यस सर, सर आपने बताया था लास्ट क्लास में, सर वही है ना, ये आयनिक होता है वो। हाँ। तो क्या होता है, एल्यूमिनियम पर +3 का चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ऑक्सीजन से अपनी तरफ खींचता है, ऑक्सीजन यहां से खींचता है, तो ये जो ब्लैक वाला हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा अकेला पड़ जाता है, और बगल वाला पानी का लोन पेयर उसको खींच लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसका साथ छोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया वो, तो हाइड्रोजन पे H+ आ गया थोड़ा, और इसीलिए रिएक्शन हो जाता है। कि बनता क्या है, यहाँ पानी, यहाँ पानी, ये खुद क्या बन गया, OH बन गया, AlH2O5+2 आ गया, और ये जो H+ जब पानी में गया तो क्या बन गया, H3O+। इसीलिए यही मैकेनिज्म है जिससे कि AlH2O6+3 एसिड है। चलो स्क्रीनशॉट लो। सर वो जी ले। अनहाइड्रस Cl3 सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट क्यों है? क्योंकि एनहाइड्रेस वाला नॉन पोलर में तो लाइक डिसॉल्व लाइक होगा ना, तो एनहाइड्रेस वाला कोवेलेंट है ना, हाँ यस सर। तो कोवेलेंट वाला कोवेलेंट में ही डिसॉल्व करेगा नॉन पोलर में, हाँ यस। पानी में तो नहीं करेगा। AlCl3 का प्रिपरेशन, अच्छा एल्यूमिनियम का डाइल्यूट HCl के साथ लो तो H2 बनेगा, एल्यूमिनियम का Al2O3 जो है वो भी डाइल्यूट HCl के साथ लो तो बनेगा, और अगर ये डाइल्यूट HCl के साथ लो तो ये भी बनेगा। देखो अब एक चीज ध्यान देना, ये सब हैं एक्वस, देख लो डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब पानी के साथ, तो पानी के साथ क्या करना पड़ेगा, AlCl3 तो बना, पानी में तो AlCl3 किस फॉर्म में रहेगा आप लोग को मालूम ही है, AlH2O6+3। तो अगर तुम एल्यूमिनियम क्लोराइड चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पानी को इवेपोरेट करना पड़ेगा, लेकिन पानी को जब इवेपोरेट करोगे तो आपको क्रिस्टल्स ऑफ AlCl3.6H2O मिल जाएगा, अभी भी एनहाइड्रस नहीं मिला। आपको अगर प्रिपेयर करना है AlCl3 एनहाइड्रस तो ये करने से हो तो जाएगा, बट आप लोग को तो मालूम है डाइल्यूट अगर डालोगे तो AlCl3 तो किस फॉर्म में रहेगा, AlH2O6+3 वाले फॉर्म में, तो आपको अगर वो चाहिए तो पानी को इवेपोरेट करो, बट कुछ तो पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जब वो क्रिस्टल बन रहा होगा तो चला जाएगा। सो अब तुम सोचोगे सर AlCl3.6H2 मिल गया है, इसको गर्म कर देते हैं सर तो एनहाइड्रस मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, एल्यूमिनियम पर +3 का चार्ज है, पानी के तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है, ये जो पानी निकलता है ना यही इंटरनली अटैक कर देता है AlCl3 को, याद एक और जगह करता था, इसमें यस सर। करता था सर मैग्नीशियम में एंजीमेट भी, हाँ मैग्नीशियम में याद आ रहा है, मैग्नीशियम में याद आ रहा है,
उसमें भी कर देता था। तो ये बन जाता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम आता है कि फिर लैब में एनहाइड्रस AlCl3 इज ऑब्टेन करेंगे कैसे। देखो नेक्स्ट पेज में बताता हूं। AlCl3 अगर एनहाइड्रस चाहिए तो गर्म करने से तो होगा नहीं कुछ, पानी निकल पा नहीं रहा है, तो मिलेगा कैसे? स्क्रीनशॉट लीजिए। एनहाइड्रस को करने के लिए 3-4 इक्वेशन है। पहला है एल्यूमिनियम लो, ड्राई क्लोरीन के साथ ट्रीट करो, सीधा AlCl3। एनहाइड्रस पानी नहीं होना चाहिए, सीधा हीट करो। या फिर Al2O3 लो, कार्बन के साथ क्लोरीन के प्रेजेंस में, मिलेगा सीधा AlCl3। सब में एनहाइड्रस फॉर्म है। एल्यूमिनियम लो, HCl के साथ हीट करो ड्राई, तब जाकर के AlCl3+H2 मिलेगा। Al2O3 लो, COCl2 के साथ ट्रीट करो, कोई पानी उन्हीं का चक्कर ही नहीं है। Al2O3 लो, H2Cl2 लो, Cl2 लो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा मैग्नीशियम के, एल्यूमिनियम के, आयरन के और बेरिलियम के, इनके सॉल्ट्स को जब हीट करोगे तो एनहाइड्रस फॉर्म नहीं मिलेगा। डू नॉट गिव एनहाइड्रस सॉल्ट्स। दो हम लोगों ने देख लिया, सेम काम Fe के साथ भी होता है। इसको हीट करोगे मतलब वाटर ऑफ, सोचोगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाए और एनहाइड्रस सॉल्ट मिल जाए, नहीं होता है। ये मैग्नीशियम के साथ भी हुआ था, एल्यूमिनियम के साथ भी हुआ। क्लियर है? सर और आयरन, हाँ बोलो। तो आयरन का मतलब वो हाइड्रोजन एनर्जी इतना अच्छा थोड़ी होगा ना हाँ मतलब। वो भी है, Fe++ का चार्ज है, वो भी है। डी ब्लॉक वाले पर घुस गए हो, चार्ज और छोटा हो गया है, साइज और छोटा हो गया है। Fe तो और छोटा साइज हो गया ना, डी ब्लॉक में घुस गए हो। AlCl3 का लास्ट बात, इट फ्यूम्स इन मॉइस्ट एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ HCl। मॉइस्ट एयर में मतलब पानी, तो कभी कभी फ्यूम्स बनाता है HCl का, ठीक है। याद रखिएगा इसको, स्क्रीनशॉट लो। श्योर, तो फिर ये आयरन के आगे वाले मेटल्स में क्यों नहीं होगा, कि उसमें तो और छोटे होते हैं ना मतलब तो उसमें फिर साइज तो। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही उतना नहीं हो पाता है, ओके सर। ठीक है। NaOH का याद रखना, AlCl3 NaOH के साथ AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बनाता है, और यही एक्सेस NaOH डालोगे तो डिसॉल्व हो जाता है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट हो रहा होगा, उसमें यही करना है, ठीक है। सिमिलरली AlOH ध्यान देना,
AlOH थ्राइस में तुमने NaOH एक्सेस डाला तो डिसॉल्व हो गया, NaAlO2 डिसॉल्व हो गया ना, AlOH3 का प्रेसिपिटेट क्या हो गया, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गया, ये क्लियर सोल्यूशन मिल गया। तो अगर मैं AlOH थ्राइस वापस उस सोल्यूशन में CO2 ऐड करूं तो वापस AlOH थ्राइस मिल जाता है। क्यों यार, AlOH थ्राइस को NaOH के एक्वस सोल्यूशन में डाले, एक्सेस बहुत पास किए तो डिसॉल्व हो गया वो प्रेसिपिटेट। यार जब बेस डाले थे एक्सेस तो क्लियर सोल्यूशन बना, तो जब एसिड डालेंगे तो पीछे नहीं जाएगा रिएक्शन, बोल सकते हैं ना ली चार्टियस प्रिंसिपल से, बेस डाले तो वाइट प्रेसिपिटेट क्लियर सोल्यूशन बना, तो क्लियर सोल्यूशन में एसिडिक सोल्यूशन डाल दोगे तो वापस पीछे चला जाएगा। अब एसिडिक सोल्यूशन कैसे आया, अरे कार्बन डाइऑक्साइड एसिड ही तो प्रोवाइड करेगा, एसिडिक मीडियम है ना, पानी में जाकर क्या देगा ये, पानी में जाकर के क्या देगा, कार्बोनिक एसिड ही देगा ना, जो H+ देगा। क्लियर है? सर ये वाला पार्ट नहीं समझा सकती, मतलब क्लियर सोल्यूशन बन गया उसके बाद एसिड डाला तो क्या हुआ, मतलब वो नहीं समझा। अरे यार जब AlOH थ्राइस में OH- डालोगे तो क्लियर सोल्यूशन बन रहा है ना। ओके, यस सर। देखो मान लो इस रिएक्शन को लिखना हो तो NaAlO2 का क्लियर सोल्यूशन है, एसिड डालोगे तो वो OH- को नहीं खाएगा, हाँ सर समझा सर, ली रिएक्शन चार्टियस पीछे, डाल हाँ देते पीछे जाएगा। और हैं। यस CO2 वही तो है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या जाएगा पानी में जाकर कार्बोनिक एसिड देगा, एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर दिया तो पीछे चला जाएगा। AlCl3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी क्या होता है, AlOH थ्राइस का प्रेसिपिटेट तो बनाता है, लेकिन NH4OH अगर एक्सेस डालते हैं ना तो डिसॉल्व नहीं करता है, ये याद रखना। लेकिन जिंक का सॉल्ट जो है, ये एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये सब आपका सॉलिटेटिव एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेसिपिटेट बनाता है और इसमें जब NH4OH एक्सेस डालते हो ना तो ये डिसॉल्व कर जाता है। इसीलिए एल्यूमिनियम को जिंक से सेपरेट करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। सही NaOH में अमोनियम, भी, हाँ बोलो। सही NaOH में भी डिसॉल्व हो जाएगा ना Zn हाँ का साथ। NaOH में दोनों हो जाता है, NaOH में तो जिंक भी हो जाता है, वो आप डिटेल में करोगे सॉल्ट एनालिसिस में, कुछ कुछ बातें बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये रिएक्शन लिख लो, LiH प्लस AlCl3 क्या देता है ये, अब आते हैं एलम्स। एलम्स का जनरल फॉर्मूला है M2SO4 M है मोनोवेलेंट, और M- होता है ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट मतलब जैसे कि कौन सा, Fe3+
K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस, इसको कौन सा एलम बोलते हैं? पोटैश एलम। K2SO4 डॉट ये क्रोम एलम। लिथियम के बारे में याद है क्या बताए थे? लिथियम एलम नहीं बनाता है, याद आ रहा है? हाँ सर। रीजन क्या था सर? रीजन था बहुत, देखो ना SO4 कैसे क्रिस्टल लैटिस कितना प्रॉब्लम करेगा, कहाँ लिथियम पिद्दी सा छोटा सा और कहाँ सल्फेट आयन का लैटिस। सर तो मतलब लिथियम के ऑलमोस्ट सारे जो भी प्रॉब्लम है उसके साइज की वजह से ही है ना? हाँ यस यस यस, साइज की वजह से मैक्सिमम उसका हालत साइज के ही। एलम में M होना चाहिए कोई मोनोवेलेंट, M' होना चाहिए कोई ट्राईवेलेंट, और आप लोग को मालूम होना चाहिए ये सब डबल सॉल्ट्स हैं। ये हम लोग कर चुके हैं ना कि सब डबल सॉल्ट्स हैं। स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, AlF3 के बारे में खास बात, ये आयनिक है। इसके बारे में एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। AlF3 वैसे तो इनसॉल्युबल होता है एनहाइड्रस HF में, एनहाइड्रस HF में ये इनसॉल्युबल होता है, बट when KF is added it becomes soluble। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या रिएक्शन होगा इसमें? AlF3 KF के साथ रिएक्शन करके बना लेता है कॉम्प्लेक्स K3AlF6, वेरी इंपॉर्टेंट। और जब इसमें वापस BF3 ऐड करते हैं तो AlF3 प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो AlF3 वैसे तो इनसॉल्युबल है, लेकिन KF में डालोगे तो सॉल्युबल हो जाता है HF में, और फिर जब BF3 डालते हैं वापस उसी सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में जो कॉम्प्लेक्स है BF3 का वो अब बना लेता है KbF4 और AlF3 प्रेसिपिटेट हो जाता है। स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अच्छा एक और लिख लेना। ले लिया स्क्रीनशॉट? डन सर। यार Al2O3 के बारे में तो क्या ही बात, ज्यादा तो लिखा नहीं है। नेचर में दो फॉर्म का होता है, एक बोलते हैं बॉक्साइट, एक कोरंडम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके दो क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, अल्फा गामा। प्रिपरेशन में तुम AlOH थ्राइस को गर्म कर दो, AlF3 प्लस B2O3 ले लो। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मेरे ख्याल से इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस को गर्म कर दो।
ठीक है, इसमें याद रखना इसका जो अल्फा Al2O3 है इसको बोलते हैं कोरंडम, इसका जो अल्फा फॉर्म है। अब क्रिस्टलाइन में बहुत सारे पैकिंग होंगे यार, तो कोई एक पैकिंग होगा, ये भी एक बहुत हार्ड मटेरियल है, कोरंडम बोलते हैं। ठीक है, ये ऑल्सो फाउंड इन द फॉर्म ऑफ जेम्स, जेमस्टोन होता है ना, खैर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, सर यहाँ पे अल्फा क्या डिनोट कर रहा है? अल्फा फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स के अलग अलग पैकिंग होते हैं, तो अल्फा बस नाम दिया गया। ठीक है ना, तुम पढ़े होगे ना एससीपी पैकिंग, एफसीसी पैकिंग, तो सबके अलग अलग पैकिंग होते हैं। ठीक है, अच्छा BH3 + CO भी लिख लो, एक रिएक्शन एक्स्ट्रा, कुछ रिएक्शन अलग से लिख लो। तो ये अडॉप्ट है क्या, ये वाला BH3+CO? हाँ करेक्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, यस चलो सर। वैसे कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, ये ग्रुप 13 भी खत्म हुआ तुम लोग। एस ब्लॉक होमवर्क के लिए है, ग्रुप 13 करो होमवर्क के लिए, नेक्स्ट क्लास से ग्रुप 14 करेंगे, 2 क्लास में हर ग्रुप लगेगा। ग्रुप 13 भी खत्म हो गया, ठीक है।